नमस्ते। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले ये बात ध्यान रखने की आज का चैप्टर है व्रत तथा उस क्षेत्रफल या व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। आज का जो चैप्टर है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि आपका 11वां चैप्टर है। इसमें हम पिछले क्लास में व्रत से कुछ बेसिक जानकारी करी थी और व्रत का क्या था कि जैसे व्रत क्या होता है, व्रत में कितने स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, व्रत की त्रिज्या क्या होती है और छेदक रेखा क्या होती है, इसी से संबंधित थोड़े बहुत सवाल थे वो किए थे। आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल देखेंगे व्रत में कैसा क्या होता है, इसी से संबंधित सवाल होंगे। तो जब व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल पता कैसे करेंगे, अब जैसे कोई व्रत है तो व्रत कहीं काट देगा, कहीं जीवा खींच देगा, कहीं हो सकता है कि व्रत में क्या करे, त्रजखंड बना दे। त्रजखंड आप जानते हैं कि व्रतखंड क्या होता है। व्रतखंड का मतलब जिसमें चाप और क्या हो, जीवा, चाप और जीवा, तो उसे बोलते हैं व्रतखंड। अगर आपका दीर्घ चाप है तो दीर्घ व्रतखंड होगा, अगर लघु चाप है तो लघु व्रतखंड होगा। यानी दीर्घ जो भी अगर व्रतखंड होगा, दीर्घ होगा या लघु खंड होगा, व्रतखंड जो भी है, तो वो किस पर निर्भर करेगा, वो चाप पर निर्भर करेगा। चाप अगर व्रत का दीर्घ है तो दीर्घ व्रतखंड होगा, और चाप अगर लघु है तो फिर लघु व्रतखंड होगा। ये बात ध्यान रखना। चाप इसी को बोलते हैं, ये यहाँ पे केंद्र है और केंद्र से ये वाला पूरा चाप बोला जाएगा और ये जीवा आपकी बोली जाएगी। तो व्रतखंड बनाने के लिए क्या होगा, चाप और व्रत जीवा की। अब ये त्रजखंड है, तो त्रजखंड का मतलब क्या होता है कि इसमें त्रजखंड में क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं। त्रजखंड के लिए होनी चाहिए 2 त्रिज्याएं। कितनी त्रिज्याएं, एक तो आपका चाप होना चाहिए और चाप के साथ में होना चाहिए 2 त्रिज्याएं, 2 त्रिज्याएं। अगर आपका दीर्घ चाप है, कैसा चाप है, तो ये दीर्घ त्रजखंड होगा। और अगर लघु चाप है, मतलब अगर ये वाला चाप यहां से यहां तक अगर करा जाए, ये वाला, ये भी, ये चाप है आपका, तो ये कैसा है, लघु है। जबकि ये वाला कैसा है, दीर्घ है। दीर्घ माने बड़ा, ये छोटा, तो ये लघु त्रजखंड हो जाएगा अगर लघु चाप है, ठीक है। और दीर्घ चाप है तो फिर दीर्घ त्रजखंड होगा। ये बात आपको, तो हो सकता है कि वो व्रतखंड का कभी क्षेत्रफल पूछे या लघु व्रतखंड का क्षेत्रफल पूछ दे सवाल में, या आपसे हो सकता है कि परिध के बारे में पूछ दे, या कई बार ऐसा करेगा कि पहिया वगैरह दे देगा कोई साइकिल का, फिर उससे चक्कर कितने लगते हैं ये पूछ सकता है कि अगर एक पहिया इतना चक्कर लगा देता है, एक चक्कर में इतनी मीटर दूरी तय कर दे सकता है, तो फिर 500 मीटर में कितनी दूरी तय करे, या 100 चक्कर में कितनी मीटर दूरी तय करेगा। ये सब इसी से संबंधित सवाल बार बार पूछेगा। तो बेसिक ज्यादातर इसका क्षेत्रफल वगैरह पूछेगा, तो वही चीज हमें पता होनी चाहिए। दूसरी बात, कभी कभार वो क्षेत्रफल दे देगा या त्रिज्या दे देगा, तब आपसे कहेगा कि इसका चाप की लंबाई निकालो, ये वाली चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई कैसे निकालेंगे, अगर आपसे व्रतखंड कहेगा तो व्रतखंड कैसे पूछेगा, पूरे व्रत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए और उसमें जिसका पूछा जाएगा वही घटा देगा। त्रजखंड वगैरह जो भी निकाल के अभी आगे इसी को समझेंगे। अगर आपसे कहेगा त्रजखंड का कुछ भी, मतलब त्रिज्या दे देगा या कोई भी वगैरह दे देगा, तो कहेगा चाप की लंबाई निकालो। और या त्रजखंड का कह देगा तो त्रजखंड का पाई आर स्क्वायर थीटा करके और बटे 360 कर दोगे, ये आपका क्या होगा, त्रजखंड का क्षेत्रफल। और अगर आपसे कह दे कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, और लंबाई को कैसे लिखेंगे, एल से, तो जब इसे करेंगे तो इसमें लिख देंगे थीटा और गुणे में इंटू में कर देंगे 2 पाई आर और बटे में 360, या इसी को ऐसे कर देंगे, इससे 2 से काट देंगे तो 180 आ जाएगा, 180 डिग्री आएगा। तो पाई आर थीटा भी कभी कभार लिख देता है और बटे में कर देता है 180 डिग्री, या थीटा पहले कर सकता है। तो ये ध्यान रखना चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं,
और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, कोण कैसे निकालते हैं? कोण ऐसे निकालेंगे जैसे अब कोई सुई वगैरह दे देगा, कुछ भी दे सकता है, सुई दे दे या कुछ भी दे सकता है, तो घड़ी का संबंधित जैसे सवाल आएंगे वैसा करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये आप मान के चलो, इसमें क्षेत्रफल का आ गया क्योंकि इस चैप्टर का नाम ही है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मतलब एरिया इसका देखा जाएगा, तो ज्यादातर सवाल इसका काहे का होगा, क्षेत्रफलों से संबंधित क्षेत्रफल होंगे, ठीक है। वैसे सवाल इसके लगाने हैं आपको। इतनी तो बात देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले जब तक आपको वृत्त की बेसिक जानकारी नहीं होगी तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए वृत्तों में जितने भी पार्ट है, जितने भी भाग होते हैं, सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है, ये पता होना चाहिए। तो वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और जब त्रिज्या निकालोगे तो त्रिज्या क्या क्या होता है कि व्यास की आधी होती है, तो व्यास बटे क्या कर दोगे 2, NED बटे 2, त्रिज्या को R से लिखते हैं। ऐसे उस वृत्त की परिधि भी पता होनी चाहिए। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। ये बात जब तक पता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम जो कह रहे हैं कि ये फार्मूले आपको पता ही होने चाहिए, ठीक है। क्या क्या का है? ये वृत्त की क्या है? 2 पाई R वृत्त की परिधि, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? कापी बंद करो पहले। अरे तुम बंद करो कापी। चलो बताओ वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक। वृत्त की परिधि बताओ। वृत्त की त्रिज्या बताओ। व्यास और त्रिज्या में कुछ संबंध होता है? त्रिज्या D बटे 2 होता है, यानी व्यास की आधी त्रिज्या होगी, समझ रहे हो? हाँ। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जाती हैं एक वृत्त में? हैं? अनंत। मतलब कई एक खींची जा सकती हैं, अनेक खींची जा सकती हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं? व्यास, जिसे D से लिखते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है? वृत्त का व्यास, जो केंद्र से होकर जाता है उसे क्या कहते हैं? वृत्त का व्यास। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से और परिध के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वृत्त की त्रिज्या। समझ रहे हो? पाई का मान कितना होता है? और एक और मान होता है, 360 नहीं, 732, 1.732, वो तो √3 का मान होता है। देखो इतना ध्यान रखना, जो आप ध्यान रखना, पहले हम जो बता रहे हैं ध्यान रखना, डी का मतलब व्यास, तो वृत्त की त्रिज्या और इसके संबंध क्या होता है? D बराबर 2R, और R बराबर जब निकालोगे तो क्या होगा? D बटे 2। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई R। ये वृत्त की क्या है? परिधि। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई R स्क्वायर। इसी पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7। इसका दूसरा मान होता है 3.14। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? ये आपको बेसिक चीजें पता ही होनी चाहिए, ध्यान रखना। हिंदी में क्या लिखना है? ये व्यास है, क्या है? वृत्त का व्यास। और ये 2 गुणे त्रिज्या हो गई, 2 गुणे त्रिज्या, ठीक। व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अगर आप त्रिज्या निकालोगे यहाँ से, त्रिज्या ये लिखा, वृत्त की अगर त्रिज्या निकालोगे तो यहाँ व्यास करोगे, बटे में क्या करोगे? 2। समझ रहे हो? ये आपकी वृत्त की क्या होती है? परिधि। वृत्त की ये क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल। और ये पाई का मान है 22 बटे 7, और एक आपका मान होगा 3.14। ठीक। अब हम अगर कहें त्रिज्यखंड, किसका? त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड होता है पाई R स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या है? सब वृत्त के बारे में कह रहे हैं। अगर दीर्घ चाप है तो दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, अगर लघु चाप है
तो लघु त्रिज्यखंड होगा। चाप का मतलब भाई त्रिज्या, समझ रहे हो। अब इसके बाद में लघु अगर चाप है, अब इसके बाद में एक आपका आएगा वृत्तखंड। वृत्त, तो वृत्तखंड कैसे निकालेंगे, लघु या दीर्घ जो भी पूछेगा तो उसका मतलब होता है पहले हम निकालेंगे क्या, त्रिज्यखंड वगैरह जो भी बनेगा उसमें कोण वगैरह दिया जाएगा, फिर उसी से निकालेंगे, फिर घटा देंगे तब निकलेगा। इसका प्रोसेस हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, ठीक। इसके बाद में जैसे आपसे पूछ देगा कि लंबाई बताओ चाप की, किसकी, चाप की लंबाई। और चाप की जब लंबाई पूछे तो आप ध्यान रखना कि थीटा आप लिखेंगे पहले, कोण कितना है, फिर 2 पाई आर और बटे कर दोगे 360, ऐसे मिलेगा। और कभी कभार ऐसा लिखा होता है कि थीटा और इंटू पाई आर या पाई आर थीटा और बटे में 180 डिग्री कर देते हैं। 180 इसलिए 2 से ये 360 कट जाएगा, 180 हाँ, ये चाप की लंबाई बराबर है। तो ये आपको बेसिक जब तक जानकारियां इनके बारे में नहीं पता होगा तब तक वैसा कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं इनको रिवीजन करिए। आप जानते हैं ये वृत्त है और ये आपकी क्या है त्रिज्या, ये पूरा आपका क्या है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये व्यास, जिसे कैसे लिखेंगे, डी से। ये आपकी वृत्त की क्या है, परिधि। ये क्या है, वृत्त की, कोई भी वृत्त अगर आपका बना है तो ये ध्यान रखना ये आपका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, और ये जो आपका होता है वो क्या होता है 2 पाई आर, और ये आपकी होती है त्रिज्या, ठीक। कभी कभार वो व्यास दे देगा, और व्यास जब देगा तो इसका मतलब है क्या, डी, ये ध्यान रखना। अगर ये वृत्त बना आपका तो आप जानते हैं ये होता है आपका त्रिज्यखंड, इसे वो क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। अगर त्रिज्यखंड आपसे पूछेगा तो पाई आर स्क्वायर थीटा कर देंगे और बटे में 360। और ये आपका चाप होता है, ये क्या होता है, चाप। और ये जब चाप आपसे पूछेगा तो चाप की लंबाई बराबर, हमने आपको बताया था कि पहले आप थीटा लिखेंगे, जितने डिग्री का कोण अगर ये बन रहा है वो लिखेंगे। इसके बाद में 2 पाई आर का मतलब वृत्त की परिधि कितनी है, 2 पाई आर कर देंगे, इसके बाद में 360 कर देंगे, और जितना डिग्री कोण होगा उतने डिग्री कम होके ये निकल आएगा पूरा चाप। तो ये चाप की सबकी लंबाई है। तो वृत्त के बारे में इतनी जानकारी आपको जब तक नहीं क्लियर होगी तब तक आपको ये सवाल समझने में नहीं आएंगे, ठीक है। और बात बाकी इससे पहले हम क्लास में कुछ जानकारी कर चुके थे, समझ रहे हो। हाँ 1 4 होते हैं, इतने रखा जाएगा। तो ये चीजें हम बार बार अभी पूछेंगे, पहले ये चीजें तब तक क्लियर नहीं होंगी तब तक ये चैप्टर नहीं समझ में आएगा। और ये आपका वृत्त का क्षेत्रफल और आयतन लगा के 10 नंबर या 12 नंबर तो पूछे जाता है, तो 10 12 नंबर बहुत होते भैया। और कुछ नहीं, इन्हें बार बार इन्हें तैयार करो एक ही जगह लिख के देखो, फिर सवाल अपने आप समझ में आएंगे आप, अगर सवाल इनकी लैंग्वेज अगर आप समझ गए। कौन सा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, हाँ त्रिज्यखंड बराबर है ये पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। देवकी तुम ऐसा करो किताब ले आओ और हिंदी पढ़ो बैठ के, और इंग्लिश ले आओ। हाँ मतलब 22/7 है जो पाएंगे ना, पाई का मान है 22/7 और एक होता है 3.14। हाँ चाप की लंबाई बराबर थीटा इंटू 2 पाई आर और बटे 360 डिग्री। क्या बात, कल काय का पेपर है, कल छुट्टी हो गई, कल नोटिस आया, आज नहीं, आज ही नोटिस आया, कल के लिए छुट्टी है, फिर 22 तारीख खुलेगा। तो छुट्टी है, हम बता रहे, तुम हिंदी की किताब ले आओ, बुक ले आओ हिंदी की, पढ़ो आके बैठिए जल्दी। हिंदी का जो चैप्टर पढ़ोगे वो वही चैप्टर का सिलेक्ट करो, अभी हम वही चैप्टर तुमसे पढ़वाएंगे।
और इमला बोलेंगे। जो गुरु जी थीटा बराबर चाप की लंबाई है ना, ये थीटा पाई आर। हाँ वो वही बात है, अगर 2 से इसे काटोगे तो कट जाएगा, 180 आ जाएगा। मतलब कभी कभार थीटा पाई आर थीटा बटे 180 भी लिख सकते हैं आप। हाँ बस इतनी बात क्लियर। हम अगर आपसे पूछें कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो आप तुरंत ध्यान रखना वृत्त और त्रिज्या में संबंध होता है कि r बराबर d/2, यानी त्रिज्या जो होती है वो व्यास की कितनी होती है, आधी। 1/2 का मतलब आधी होती है। अगर हम आपसे पूछें कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो 2 गुणे त्रिज्या, ठीक है। और अगर हम पूछें कि वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई। देखो अभी तुम समझ नहीं रहे, हम डंडा चलाएंगे पक्का। अगर अभी हमने एक अगर तुम ना बताए, बाद में ना किसी को दिक्कत लगे, का ना खराब लगे, हम पूछेंगे पक्का। इसलिए जो चीज पूछना हो अभी पूछ लो, और 2 मिनट के बाद पक्का पूछेंगे ये सारे सूत्र। अभी लिख ही रहे तो लिखो तुम। अभी लिखेंगे, पता नहीं 10 घंटे में लिख पाएंगे, 3 ही घंटा वहां चांस दिया जाएगा तुम्हें लिखने के लिए, इसलिए पूछ लिया करो, समझ ले। कितने बच्चे हैं अभी लिखने? हाँ देखो लिख ही चुके सब कुछ। अब इधर समझो, इधर अगर हम आपसे पूछे कि वृत्त का व्यास क्या होता है, तो ध्यान रखना 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2r भी कह सकते हैं। अगर आप पूरी अगर डिटेल अगर आप जान गए तो फिर शॉर्टकट भी जान जाओगे, ठीक है। व्यास बराबर क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। कैसे कि अगर आपका ये मान लो वृत्त है पूरा, तो एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या ये, तो पूरा वृत्त 2 बार अगर जोड़ दोगे तो 2 त्रिज्या हो जाएगी, ठीक समझ गए। इसके बाद में अगर आपसे त्रिज्या पूछी जाएगी, तो त्रिज्या ये व्यास पूरा अगर है तो व्यास का आधा क्या होती है, त्रिज्या। और उसी को ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिज्या बराबर d/2 या व्यास बटे 2। इसके बाद में अगर हम वृत्त की परिधि पूछे ये वाली, तो आप क्या बताओगे, 2 पाई। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल पूछे ये अंदर वाला, तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में अगर हम आपसे कह दें कि पाई का मान क्या होता है, तो 22/7, और पाई का एक मान और होता है 3.14। अगर हम पूछ दें कि वृत्त का त्रिज्यखंड क्या होता है, लघु और दीर्घ तो बात अलग है, तो इतना ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर थीटा, ये क्या है, वृत्त का त्रिज्य खंड। और अगर हम पूछे कि चाप की लंबाई बताओ, वृत्त की चाप की लंबाई पूछ दें, तो आप इतना ध्यान रखना, थीटा गुणे 2 पाई आर और बटे 360 डिग्री। या आप ये कह सकते हैं कि थीटा इंटू पाई आर और बटे 180 डिग्री। ये आपको इतनी चीजें जानकारी हुई कि नहीं हुई, आप पूछे, ठीक बताओ। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? दो गुणे त्रिज्या और बराबर d/2 होता है। हाँ त्रिज्या पूछ रहे थे, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, व्यास बटे, बताओ वृत्त का व्यास क्या होता है, d/2 वृत्त का व्यास, 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे या d बराबर 2r। बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक बिल्कुल सही जवाब। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक। वृत्त की परिधि बताओ, वृत्त की परिधि क्या होती है, हैं? वृत्त की परिधि अभी बताई थी 2 पाई आर, ये लिखा है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तुम एक 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 थप्पड़ लगी तुम्हारे कान थपड़े गर्म हो जाए, सीटी वजन लगी जा, ध्यान रखियो। इसलिए पूरा दिमाग खोल लो, हम बता दे रहे। ये देख लो, एक बार हम बताएंगे, दोबारा नहीं बताएंगे। ये अगर हम आपसे पूछे कि बताओ वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। ये जो आपका बाहरी पूरा आवरण है, इसे क्या बोलोगे, परिधि, क्या बोलोगे। और ये वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई। और ये अंदर वाला जब भाग पूछेंगे तो ये क्या है, पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल जब पूछेंगे, ये क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या है, ये यहां से अगर केंद्र है तो ये वाली क्या है आपकी, त्रिज्या आर्क। अगर हम ये वाला पूरा अगर पूछ दें यहां से यहां तक, परिधि से और केंद्र से होकर, तो ये क्या है, वृत्त का व्यास। ये क्या है,
वृत्त का व्यास। अगर हम ये पूछ रहे हैं, ध्यान रखना ये इस चीज को ऐसे, तो ये क्या है, तृज्यखंड, ये क्या है, और ये थीटा है। और इस तृज्यखंड को, इसने को क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा और बट्टे 360 डिग्री। ठीक। और आपका यहां से जे मतलब मान लो ए और ये क्या है बी, ये वाला पूरा तुम्हारा क्या बोलेंगे, चाप। और चाप क्या होता है, थीटा इंटू पाई आर और बट्टे में 160 डिग्री। या इसी को ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई आर और इंटू इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। या थीटा पहले कर दो, कोई दिक्कत। जो बात समझाई वो समझ में आई। ये तृज्यखंड है, ये चाप की लंबाई है, इसे क्या बोलते हैं, चाप। इसे क्या बोलते हैं, ये चाप की लंबाई है। ये तृज्यखंड है आपका जितना दिया गया। ठीक। ये क्या है, क्षेत्रफल। ये क्या है, कितना, यहां से यहां तक व्यास। ठीक है। तो व्यास त्रिज्या का कितना होता है, 2 गुना। त्रिज्या ये और ये त्रिज्या का 2 गुना होता है। व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। त्रिज्या जब 2 होंगी तो व्यास 1 बोला जाएगा। और त्रिज्या जो होती है व्यास की कैसी होती है, आधी। व्यास यहां से यहां तक है, उसका जब आधा करोगे तो त्रिज्या है। तो ठीक है, इसीलिए व्यास बराबर लिख देते हैं 2 गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को आर से लिखते हैं। और आर बराबर क्या होता है, डी बटे 2। ये आधा लिखा जाएगा 1/2। समझ में आई। अगर हम वृत्त की त्रिज्या पूछे तो क्या कहोगे, व्यास बटे 2, व्यास बटे 2, डी बटे 2। वृत्त की त्रिज्या या व्यास पूछे तो क्या होगा, 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। वृत्त की परिधि क्या होती है, ये पूरी परिधि बोली जाएगी। उसे काय से लिखते हैं, 2 पाई आर से। किससे लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तृज्यखंड क्या होता है, जो नंबर बदले थे ना, याद करो जल्दी फटाफट, हम पूछें। लो पेड़ हो जाओ, दे दो जल्दी। जे राइटिंग करो, इसके बाद हम तुमसे सुनेंगे, अभी पढ़वाएंगे। जल्दी, अभी बोलेंगे फिर इमला। तैयार हो गए, ठीक। चलो इधर देखो, ये क्या है, ये क्या है, बताओ परिधि क्या होती है। ठीक। अब जिससे पूछा जाए, चलो ये बताओ अंदर वाले क्या होता है, कितना होता है, कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक। ये क्या है, ये क्या है, यहां से यहां तक है त्रिज्य। क्या है ये, अमरजीत क्या है, हाँ, ये व्यास। ठीक। ये क्या है, ये वाला व्यास है, यहां से यहां तक। अब हम सोच समझ लो, ये क्या है, जे अगर व्यास है तो फिर ये क्या है, हाँ, ये व्यास है। और ये अगर हम ऐसे ही इसे लिख दें तो क्या है, ये भी तो व्यास ही है। त्रिज्या इसकी मतलब केंद्र से यहां तक परिधि तक की दूरी होती है, और पूरा परिधि से केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, व्यास। समझ रहे हो, ये पूरा क्या है, व्यास। समझ गए इतनी बात, ध्यान रखना ये चीज। अब बताओ ये क्या है, हाँ? तृज्यखंड कितना होता है, तृज्यखंड बताओ, तृज्यखंड क्या है,
कितना होता है त्रिज्यखंड बराबर? त्रिज्यखंड 2 पाई r। 2 पाई r। वृत्त, हाँ बताओ त्रिज्यखंड क्या होता है? गुरुजी ये पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360। बिल्कुल करेक्ट जवाब, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या है? वृत्त का त्रिज्यखंड। अब बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये क्या है रितेश? क्या है ये? क्या है ये अमरजीत? हाँ, जो व्यास है, चाप की लंबाई। चाप है, ये चाप की लंबाई, ये चाप की लंबाई है। इसलिए जो चीज कहे उसे ध्यान से समझा करो। बहु है सर जी, बहु है सर जी, का है बहु? एक बार लिख लिया करो और लिखने के बाद में ये सब ध्यान रखा करो, समझ रहे हो? चाप की लंबाई बराबर सूत्र बताओ। चाप की लंबाई बराबर थीटा थीटा गुणे दो पाई आर 360। बिल्कुल सही जवाब। ये वृत्त की चाप की लंबाई है, ये वृत्त की चाप की क्या है? लंबाई। ठीक है, इतनी बात रेडी? आप समझ में आ गया? अगर पूछे तो बताओगे? ठीक, हमेशा ध्यान रखना। सवाल लिखो, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के, जल्दी लिखो जल्दी सवाल, फिर हम एक सवाल बताएं जल्दी। लिखो, एक सवाल बोल रहे हैं, ध्यान से लिखो। आपकी स्क्रीन के ऊपर सवाल भी लिखा है, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा, तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? तो त्रिज्यखंड का कोण क्या होगा? देखो इधर, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक कोई व्रत है, उस व्रत में एक त्रिज्यखंड दिया गया, त्रिज्यखंड ऐसे तो होता है, उसमें ये कहा कि कोण नहीं पता है, कोण नहीं पता, लेकिन जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ये दिया गया, ठीक। और इसकी त्रिज्या कितनी है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप जानते हो कि हमने आपको एक बात बताई कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। थीटा चाहे आगे लिख दो चाहे बाद में। ये आपको दिया गया कितना? 154 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया इतना, और इसकी त्रिज्या आपको दी गई कितनी? 14 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया गया वो मान रख देंगे, और जो नहीं दिया गया उसका हम मान निकाल लेंगे। तो आप जानते हैं पाई का मान कितना होता है? 22/7। यहाँ पाई का मान लिख दिया। त्रिज्या आपको कितनी दी गई? तो 14 का वर्ग है ना, यहाँ 4r का स्क्वायर है, तो यहाँ 14 का कर देंगे। थीटा तो आपको पता नहीं, तो थीटा ऐसे लिख देंगे। बटे में कितना करना? 360। 7 से इसे 2 बार में काटोगे, कट गया 2 बार में। 2 से इसे काटो, कितनी बार में कटेगा? 180 डिग्री। फिर अगर आप काटना चाहो इसे 2 से काट सकते हैं, काट सकते ना। तो 2 से जब इसे काटोगे 7 इधर आ जाएंगे, तो 2 से इसे जब काटोगे कितनी बार कट जाएगा? 90 हो जाएगा, दुनिया में 18, 90 हो गए, ठीक। अब
काटना चाहो अभी और कट सकता है, 2 से काटोगे, 2 एकम 2 और ये 45 हो गया। ठीक, अब इसके बराबर में आपको 154 दिया गया, ये सवाल में इसके बराबर दिया गया था। अब क्या करना है, 11 यहाँ लिखा गुणे 7 कर लेना। ठीक, बराबर में 154 ये लिखे हैं और गुणे में यहाँ क्या करना है 45, कितना करोगे। अब यहाँ पे थीटा था, सॉरी यहाँ पे क्या था थीटा, और थीटा एक तो मान चाहिए, ये आपका इतना पोर्शन उधर भेज दो, थीटा बराबर 154 और इंटू में 45 बटे 11 गुणे 7। अब इसे चाहो 7 से काटो, 7 दूनी बचा कितना, फिर 7 दूनी 11 दूनी 22 और थीटा बराबर कितना आ गया 45, तो ये लिखा ही है और दो नहीं है लिखा, 45 का दुगना कितना होगा 90 डिग्री, तो थीटा का मान कितना आया, यानी ये थीटा कितना होगा 90। कहीं वो थीटा दे देगा, कहीं क्षेत्रफल पूछेगा, कहीं क्षेत्रफल दे देगा थीटा पूछेगा, कहीं त्रिज्या पूछ सकता है, इसी से संबंधित सवाल आएंगे। लेकिन जो चीज दी जाए उसके बराबर में वहीं पे लिख दो, बाद में के सब सवाल हल करते जाओगे। तो ऐसे ही एक सवाल एग्जाम्पल में हमने करवाया था। ठीक है, इसे हटा रहे। अब सवाल देखो 11 जो एक्सरसाइज आपकी है वो एक्सरसाइज निकालनी है। ठीक है, अब एक्सरसाइज निकालने के बाद वही सवाल पढ़ना, तो पढ़ो। पहले सवाल कौन पढ़ेगा, पहला। एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। 3:10 से 3:20 के बीच में इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या है। देखो, एक घड़ी है और आप जानते हैं कि घड़ी इस तरीके की होती है, या होती मतलब होती तो गोले आकार की। अब उसकी मतलब कोई सुई की लंबाई कितनी दी गई, उसने सुई की लंबाई दी कितनी, सुई की लंबाई है 7 सेंटीमीटर है, और कौन सी सुई है मिनट वाली, मिनट वाली सुई है। 12 तो यहाँ लिखे होते, 3 यहाँ लिखे होते, 6 यहाँ लिखे होते, 9 यहाँ लिखे होते, और 1 यहाँ लिखा होता, 2 यहाँ लिखे होते, 4 इसके बाद 5 और फिर 7 8 10 11 ऐसे लिखे होते हैं। अब आप जानते हैं कि जब हम यहां से यहां तक आएंगे, अगर घड़ी की सुई इधर आएगी और 3 बजकर उसने बात की, तो 3 पे हुई होगी सुई घंटे वाली, और जो मिनट वाली सुई होगी जिसकी लंबाई दी गई, इसने कहा है 7 मीटर, तो घंटे वाली छोटी होती थोड़ी और मिनट वाली बात करी, तो 3:10 में तब यहां पे थी, और यहां से चलकर वो कहां आई 3:20 और 3:20 यहीं पे तो होंगे, 3:20 यहां पे होंगे भैया, समझ रहे हो। तो एक बात आप ध्यान रखना, 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है, ध्यान रखना। सुई जो मिनट वाली सुई होती, 1 मिनट में सुई वाली जो सुई होती वो 6 डिग्री का कोण बनाती है 1 मिनट में। अब जब भी इनके बीच में गैप होता है तो 5 मिनट का गैप होता है, समझ रहे हो। तो यहां से ये 3:10 यहाँ पे थे और 3:20 हुए, तो इसने उतने के दौरान जो भी बना, तो कितने डिग्री का कोण ये बना, ये सवाल में कहा। जब यहां से यहां तक आए तो कितने मिनट हुए, 3:10 के बाद में 3:20 हुए, तो कितने मिनट का ज्यादा हो गए, मतलब कितने 10 मिनट लगे। अब आपको 10 मिनट में निकालने कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप एक बात जानते हैं कि 10 मिनट की बात की और 10 मिनट में 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितने डिग्री कोण बना 60 डिग्री का, यानी आप थीटा बराबर निकाल चुके कितने डिग्री 60 डिग्री। अब उस सवाल में ये नहीं पूछा है कि थीटा बराबर कितना था, ये तो हमने निकाल लिया थीटा बराबर कितना 360। इसने सवाल में ये कहा है कि जो भी बना है 3:10 से 3:20 तक जो पूरा कोण बना है उसमें कितना त्रिज्यखंड आया, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 3:10 से 3:20 के दौरान यही तो त्रिज्यखंड बना, और ये थीटा बराबर कितना निकला 60 डिग्री। अब आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, आपको त्रिज्या भी पता हो गई, थीटा भी पता है, त्रिज्या कितनी है r बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया, मीटर है या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। त्रिज्या का क्षेत्र त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है तो पाई r स्क्वायर थीटा बटे
360। अब मान रखो 22/7 त्रिज्या का, और 7 गुणे 7 करोगे त्रिज्या का मान आर स्क्वायर है, इसलिए 2 बार कर देंगे। थीटा का मान और बटे में क्या करोगे 360 डिग्री काटोगे भैया, इसे काटोगे 0 0 कट जाए छचरंग, 7 से एक बार ये कट गया, ऊपर जब लिखोगे तो 22 गुणे क्या लिखोगे 7, 7 बचा, और बटे में कितना बचा 6। ठीक, 2 से अगर काटना चाहो तो काट सकते, 11 आ गया, और यहाँ क्या आ गया 3। ठीक है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो 11 से 77 हुए, और बटे में कितना लिखा 3, 3 का भाग दो, 3 दूनी, फिर कितना बचा 17 हो गए, तिपच 2 बचे, दशमलव लगाए 20 हुए, तिछाक फिर 20 बचेंगे, ऐसे कटता जाएगा तो एक अंक बढ़ा के लिख देंगे, इतने वर्ग सेंटीमीटर आएगा इसका क्षेत्रज खंड का क्षेत्रफल। समझ रहे हो क्या? ये बात आपको पूरी पल्ले पड़ी है? ये सवाल थोड़ा लिखो, बार बार रिवीजन करना, सब आ जाएगा। यहाँ से ये चित्र बनाना, यहाँ से ये लिखना, और इधर इसके बाद आ जाना। ठीक है, सवाल नोट करो। बताओ, वृत्त की परिधि क्या होती है? हाँ हाँ, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल। हाँ, हाँ, आर स्क्वायर ही होता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या बराबर पूछ रहे हैं, आर बराबर। हाँ, बिल्कुल सही जवाब। डी बराबर क्या होता है? वृत्त का व्यास बराबर, व्यास बराबर क्या होता है? डी बराबर मतलब है 2 गुणे त्रिज्या, यानी 2 इंटू त्रिज्या, 2 इंटू आर। समझ रहे हो? ये बात आपको ध्यान रखना। देखो दूसरा सवाल, देखो इसी एक्सरसाइज का दूसरा सवाल आपका दिया गया, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो इस सवाल में कुछ नहीं, वैसे सेम सवाल वैसा ही है। ठीक है, अब एक बात समझो कि जैसे एक घड़ी की मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी है 14 सेंटीमीटर, तो भैया घड़ी की लंबाई है 14 सेंटीमीटर। अब उसमें एक बात इसने कहा है कि मिनट वाली सुई है, उसने 5 मिनट में, जैसे मान लो ये 12 है, इसके बाद 1 आएगा, तो ये 5 मिनट हो गए। कितने मिनट हो गए? अब हमने आपको बताया कि 1 मिनट में कितने डिग्री कोण बनता है? 6 डिग्री का बनता है, पूरा 360 डिग्री होगा। जैसे अगर आप सेकंड वाली की बात करें, 1 सेकंड में जो सुई होती है सेकंड वाली 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। सेकंड वाली की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब सेकंड वाली एक पूरा चक्कर लगाएगी सुई, तब कितने सेकंड होंगे, कितने मिनट होंगे? 1। तो इसका मतलब जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, हमने ऐसे पूरा घूमा और इस तरीके से पूरा चक्कर लगा के यहाँ अगर आ गए खड़े, तो समझो कितने डिग्री घूम गए? 360 डिग्री। तो एक चक्कर पूरा घूमने में कितना डिग्री कोण बनता है? तो 1 सेकंड वाली सुई पूरा चक्कर घूम जाएगी। अगर जितनी भी सुइयां, 3 घड़ी में कितनी सुई होती? 3, सेकंड वाली, मिनट वाली, घंटा वाली। अगर 1 घंटा वाली पूरी अगर सुई घूम गई तो समझो कितने डिग्री का कोण बना चुकी है। मिनट वाली अगर पूरी घूम चुकी कितनी? 300। तो उसी से ये सब सारे निकाले जाते हैं। समझ रहे हो? 1 सेकंड में 6 डिग्री का, 1 मिनट में सेकंड, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड में मिनट की अगर बात कर रहे हो, मिनट की कौन सी वाली सुई की पूछ रहे हो? 1 सेकंड में तुम कौन सुई का पूछ रहे हो कोण? मिनट को चक्कर लगाओ, मिनट वाली। जो सेकंड को चक्कर लगाते ना, ये कहो कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ऐसे पूछ रहे हो? तो 6 डिग्री का कोण बनाएगी सेकंड वाली। बिल्कुल। देखो हम बता रहे कैसे, कि अगर सुई पूरा घूमेगी कितने डिग्री? पूरा सुई। और अगर 1 सेकंड सुई घूमी, कितनी? 1 सेकंड। तो आप जानते हैं कि जब पूरी सुई घूमती है तब कितने डिग्री कोण बनाती है?
1 सेकंड जब पूरे होंगे तो कितने मतलब सेकंड होंगे? बात सुनो, एक जब पूरा सेकंड वाली सुई चक्कर लगाएगी तो कितने सेकंड हो जाएंगे? 1 सेकंड वाली सुई एक जब पूरा चक्कर लगाएगी तो कितने सेकंड होंगे? 60 सेकंड होंगे। उतने का भाग देना 60 का। 0 0 कट गए, छजरंग 6 डिग्री का कोण बनेगा। समझ रहे हो? मिनट वाली की बात है। अगर वो पूरा चक्कर लगाएगी 360 डिग्री का घूम जाएगी। ठीक, समझ रहे हो पूरी बात? और आप जानते हैं कि 1 मिनट है, कितने मिनट है? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो इसमें 60 का भाग दोगे, ये 1 मिनट का निकल रहा है। 0 से 0 कटेगा छजरंग, ये 1 मिनट में इतने डिग्री का कोण बनाएगी। समझ रहे हो? और ये सेकंड वाले की बात है। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा? सेकंड में बदलना पड़ेगा। बिल्कुल, इस मिनट को सेकंड में बदलना पड़ेगा। 6 कैसे आ जाएंगे भैया? दशमलव में आएगा। बिल्कुल, ये मिनट है, इस मिनट को सेकंड में बदलोगे। अब 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। अब 60 सेकंड होते हैं तो एक तुम्हें सेकंड का चाहिए। अब 60 सेकंड भी इसमें भी होते हैं, तो 0 से 0 से काटो कितने सेकंड? 1 डिग्री का मुश्किल तो कौन बनेगा? समझ रहे हो? तो वो 360 डिग्री इसी संबंधित होता है। ऐसे घंटे वाला एक सिस्टम होता है। मिनट करके 1/2 आता है शायद। एक घंटे वाली एक घंटा वाले सेकंड वाली तो उसको 0.5 आता है, उसी का मतलब 1/2 होता है। हाँ, 1/2 का मतलब 0.5। कहाँ गया डस्टर? समझ गए? तो अब इतना बात तो पता हो गया कि 1 मिनट में जब 6 डिग्री कोण बनाता है तो 5 मिनट की उसने बात की। कितने मिनट की? तो 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा? तो जानते हो कि 5 का गुणा कितने कर दोगे तो कितना होगा? 5 छका, यानी वो थीटा बराबर कितना आएगा? 360 डिग्री। ये वाला डिग्री कितना होगा? 360 डिग्री। अब इसने कहा इसके द्वारा रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो भी क्षेत्रफल रचित होगा वो त्रिज्यखंड के आकार का होगा। अब बताओ इसका त्रिज्यखंड क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 300। ये सवाल इसके आगे आप खुद करोगे तो 22/7 लिखोगे। गुणे त्रिज्या कितनी है? 14 गुणे 14 और थीटा 30 डिग्री अभी निकाला था। बटे क्या करोगे? 300। जब इसे काटोगे तो 30 से ये काटोगे 0 से 0 और 3 एकम 3 3 दूनी 7 से काट दोगे 7 दूनी 2 से काटोगे ये 6 बार में कट गया। 2 से काटोगे 2 तियां और ये 2 सत्ते। इसका गुणा इधर करोगे अब तो कटेगा नहीं, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 और बटे में क्या लिखोगे? 3। इसका भाग इसमें दोगे, तिपच 15। फिर 3 एकन और फिर कितना बचा? 1 दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिका ऐसे ही आ जाएगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। और या तो ये ऐसे छोड़ देगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर या सही कर देगा। तो जिसमें दिया हो उसमें कर लेना, ठीक है? कोई ऐसी बात नहीं है, समझ लेना। ठीक, 154 बटे या तो 3 दिया होगा या 3 सही करके ये एक क्या 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे लिख दो, जैसे लिख पाओ वैसे इसे नोट कर लो। ठीक है, दूसरा सवाल लिखो जल्दी। नोट हो गया? देखो चौथा सवाल तुम लगा लोगे घर से। तीसरा में तुम लगा, ये तीसरा भी लोगे। तीसरा में मतलब थोड़े अलग टाइप का है, बिल्कुल ऐसे चौथा है सेम। ठीक है, चौथा सवाल बिल्कुल सेम है। और तीसरे वाले सवाल लगे तो लगा के जरूर लाना, पहली बार लग जाएगा अगर मेहनत करोगे। इसमें चाप की लंबाई पूछी गई है तीसरे के दूसरे में। और पहले में एक वृत्ताकार पहिया जब लुढ़काया जाता तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
यानी 2πr बराबर दिया गया है। जो लुढ़काया जाता है वो जितना पहिया है, जितना लुढ़केगा उतना ही तो वो चल पाएगा। तो ये परिधि दी गई, इसका मतलब, ठीक है। थोड़ा घुमाया है सवाल में, लग जाए तो लगा लेना, नहीं लगे तो हम कल बता देंगे, ठीक है। दूसरा तीसरा, तीसरे का दोनों सवाल लग जाएंगे, चौथा भी लग जाएगा। इसके बाद में तुम्हारा लगने के लिए इसमें कुछ नहीं है, पांचवें में सब ऐसे ही लग जाएगा, ठीक है। साथ में भी लग जाएगा। ये सारे सवाल जितने लगे उतने लगा के लाना, ठीक है। इसके बाद में अब आप याद, इतना ध्यान रखना कि जो हमने बताए ये सारे याद करना, फार्मूले, बाद बाकी ये लगाना, ठीक है। इसके बाद में थोड़े सवाल कल हम बोलेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, कल देखेंगे जरूर हम, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक। इसके बाद में आज तुम्हारी साइंस स्टार्ट किए दे रहे हैं, नॉलेज थोड़ा बहुत पूछेंगे। इसके बाद में कल से एक आप वो जरूर लाना, क्या, साइंस के लिए मॉडल लाना या कॉपी लाना, या इसी में लिख लेना, ठीक है। जो चीज हम यहाँ पढ़ाएंगे वो तुम्हें बताना जरूर है, ठीक। अब हम फिजिक्स स्टार्ट करें थे, बताओ केमिस्ट्री स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें, हैं, क्या स्टार्ट करें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री थोड़ी बहुत हमने जानकारी करी थी केमिस्ट्री में, तत्व तो क्या थे, ये चीजें। लेकिन जो आपका पहला चैप्टर है साइंस का, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, उसका पहला चैप्टर क्या है, नाम पता है? रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण, ये क्या है उसकी, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो अब आप जानते हैं कि रासायनिक, इसके बाद में उसका, उसके साथ में जुड़ा है अभिक्रिया, क्या लिखा है, अभिक्रिया। देखो रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, क्या होता है, केमिकल, और अभिक्रिया का मतलब होता है रिएक्शन, क्या होता है, रिएक्शन। आपने कभी भी, रिएक्शन का मतलब होता है कोई ना कोई क्रिया हो, कोई ना कोई क्रिया हो। रिएक्शन, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई रिएक्शन हो, यानी कुछ ना कुछ। अगर जैसे ही हम अगर रासायनिक की बात करेंगे तो रासायनिक का मतलब है कोई ना कोई पदार्थ बनेगा, और वो पदार्थ जब बनेगा, कोई भी अभिक्रिया होगी तो वो नया पदार्थ बनेगा। कैसा पदार्थ बनेगा? जब आप जानते हैं कि परिवर्तन दो तरीके से होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है और एक भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल परिवर्तन कहाँ पे होगा? केमिकल परिवर्तन वहां पे होगा जहां पर कोई पदार्थ, नया पदार्थ बनेगा। जब दो या दो से अधिक पदार्थ होंगे और कोई एक नया पदार्थ बन जाएगा, वहां क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन क्या होगा? मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ बनेंगे, उस पदार्थ में उसी पदार्थ थे, मतलब थोड़ा कुछ अलग बन जाएगा, पदार्थ बदलेगा नहीं, पदार्थ को दोबारा हम उसी तरीके से तोड़ सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ चीजें, अब बात की बात अलग है। भौतिक परिवर्तन में अलग से कुछ नहीं होता है। जैसे हम अगर आपसे कहें रासायनिक अपक्रिया, दूध से आप दही बना सकते हैं, लेकिन दही से क्या दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता। इसलिए दूध से जब दही बनता है तो ये रासायनिक परिवर्तन हुई, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन जब हुआ, दही से आप दूध कभी नहीं बना सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। जैसे आपने मोमबत्ती खुद से जलाई, तो ये आपने भौतिक, मतलब आपने शारीरिक ढांचे से मिलाकर तब उसे जला पाया। मोमबत्ती को आपने जलाया तो ये भौतिक परिवर्तन हुआ, आपने मतलब ये सब चेंजमेंट किया। जब खुद से कोई क्रिया हो, जैसे मोमबत्ती का जलना, आपने जलाने की जो मोमबत्ती का जलना, तो मोमबत्ती जल रही है, यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि ऑक्सीजन अगर जहां नहीं होगी, वहां पर आपकी हिम्मत नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि जहां पर ऑक्सीजन ना हो वहां पर आग जला सको। इसका मतलब जहां पर ऑक्सीजन होती है वहीं पर क्या होती है? आग जलती है। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, यानी रिएक्शन हो रहा है। समझ रहे हो? कुछ ना कुछ परिवर्तन। हम जब भी अभिक्रिया का मतलब समझेंगे तो अभिक्रिया का मतलब वहां पर क्या होगा? परिवर्तन, कुछ बदलाव। इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ऐसे बहुत सी अपक्रियाएं हैं। जैसे आपने सेब काटा और सेब काटने के बाद में कुछ समय के बाद में उसमें रंग में परिवर्तन आ जाता है, ये किस कारण हुआ? रासायनिक अपक्रिया की वजह से।
हाँ, ये बात अलग है कि अगर आपने सेब को काटा तो सेब को काटना भौतिक परिवर्तन है। आपने खुद से, भौतिक जब कहें तो भौतिक को इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल। फिजिकल का मतलब शरीर, बॉडी, हमारी जो भी, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम खूब अच्छी तरीके से ज्ञान इंद्रियों से जान सकते हैं, इसे बोलते हैं फिजिकल। जैसे ये दीवार है, ये बोर्ड है, ये सारे जो भी है, ये सब फिजिकल है। जो चीज हमें दिखाई ना दे, जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकें, वो होता है सब केमिकल, यानी केमिस्ट्री के अंतर्गत। समझ रहे हो? तो अगर आप काटोगे किसी भी चीज को तो वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। सेब को आपने काटा, जब आपने काटा तब परिवर्तन हुआ, मतलब अलग अलग हुए, तो ये भौतिक परिवर्तन। लेकिन सेब काटने के बाद में उसका रंग बदल गया, तो रंग किसके कारण बदला? रासायनिक अपक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह और गैसें होंगी, सब रिएक्शन करेंगे तो उसमें रंग में परिवर्तन आ जाएगा। तो ये सब होता है रासायनिक अपक्रिया। और इसमें रासायनिक अपक्रिया में जब जब आप पढ़ेंगे तो इसमें एक बात आती है समीकरण। क्या होता है? समीकरण। और उस समीकरण का मतलब क्या होता है? कोई भी अपक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो कोई भी रासायनिक परिवर्तन हुआ उसको संक्षिप्त रूप में लिखना ही रासायनिक अपक्रिया कहलाती है। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? कोई भी पदार्थ है उनके सूत्र को प्रतीकों के द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है, बहुत संक्षिप्त रूप में। कोई भी रासायनिक पदार्थ है उनके प्रतीकों, यानी उनके सूत्रों के द्वारा, उनके प्रतीकों के द्वारा निरूपित करना या लिखना संक्षिप्त रूप में क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। और वही समीकरण जो हम पढ़ेंगे उन्हीं को कहते हैं रासायनिक अपक्रियाएं। समीकरण कैसे लिखे जाते हैं? उनमें जो भी होती परमाणु संख्याएं वो बराबर होनी चाहिए दोनों पक्षों में। एक तो एरो के बाएं तरफ होती है और एक एरो के दाएं तरफ होती है। तो बाएं और दाएं जो भी होंगे परमाणु, उनकी परमाणुओं की संख्या सेम होनी चाहिए, तब वो कैसे समीकरण कहलाएंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएंगे। अगर आपकी अपक्रिया असंतुलित है तो इसका मतलब अभी समीकरण सही नहीं लिखा है। अब उसमें हम कई रिएक्शनें पढ़ेंगे, अपक्रियाएं कई पढ़ेंगे। अपक्रियाएं कई प्रकार की होती हैं। जैसे शुरू में हमने एक बार बताया भी था कि दो प्रकार की अपक्रियाएं होती, एक तो रासायनिक अपक्रिया होती है और एक भौतिक अपक्रिया। वो तो परिवर्तन का मतलब अलग है। रासायनिक अपक्रिया में दो तरीके की अपक्रियाएं होंगी, एक तो आपकी रासायनिक अपक्रिया होगी और एक आपकी नाभिकीय अपक्रिया होगी। नाभिकीय अपक्रिया, नाभिकीय अपक्रिया में क्या होता है कि नाभिक भाग लेते हैं, परमाणु के क्या भाग लेते हैं, और रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन वगैरह भाग लेते हैं। ठीक है, ये अपक्रिया वगैरह बताई थी। अब उन रासायनिक अपक्रियाओं में आपका चैप्टर दिया गया रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अपक्रिया ही आपको पढ़ना है, यहाँ नाभिकीय अपक्रिया के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ना, जानकारी के लिए आपको बता दिया। ठीक है, अब उनको हम पढ़ेंगे। तो एक तो संयोजन अपक्रिया होती है। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, या उसी का दूसरा नाम होता है योगात्मक अपक्रिया। क्या होता है? एक उसका नाम संयोजन अपक्रिया, दूसरा उसका नाम क्या होता है? योगात्मक अपक्रिया। इसके बाद में एक आपका होता है द्विविस्थापन अपक्रिया, एक होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, एक अपक्रिया होती है उपचयन अपक्रिया। अपचयन अपक्रिया जिसे ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, उपचयन अपक्रिया को ऑक्सीकरण बोलते हैं। फिर रेडॉक्स अपक्रिया इनमें पढ़ते हैं। फिर उत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ेंगे, अनुत्क्रमणीय अपक्रिया पढ़ेंगे। ऐसे ही फिर क्या पढ़ेंगे? अपघटन वगैरह होता है अपक्रियाओं का, वियोजन अपक्रियाएं होती हैं। फिर अपघटन अपक्रिया, उसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं, ऊष्माशोषी अपक्रियाएं। फिर इसके बाद में विकृत गंधिता होती है और संक्षारण होता है। ये आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? मुश्किल से इसमें थोड़ा बहुत मतलब इतने रिवीजन करना है और आपका चैप्टर द एंड हो जाएगा। अगर आपने इतना तैयार पहला चैप्टर कर लिया तो ये 5-6 नंबर के कंप्लीट हो गए। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। आपको रिएक्शनें तैयार करनी, सूत्र वगैरह याद करना, इसके अलावा कुछ नहीं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मुश्किल से 2-3 घंटे में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसे याद करना, क्लियर करना, आपके 5 नंबर हो गए। फिर आपका दूसरा चैप्टर आएगा। दूसरा चैप्टर आपका अम्ल या क्षार होगा, या धातु एवं अधातु होगा। तो दूसरा चैप्टर शायद अम्ल और क्षार है। फिर धातु है। इसके बाद में तत्वों का
या कार्बनिक उसके यौगिक है। चौथा चैप्टर कार्बनिक एवं उसके यौगिक, पहले था वो तत्वों का वर्गीकरण, वो खत्म कर दिया गया, सिलेबस से हट गया। 4 चैप्टर हैं केमिस्ट्री में, मुश्किल से 15 दिन जब जब लगेंगे हट जाएगा। फिजिक्स में ऐसे हैं 5 चैप्टर, एक अलग है और ये वाला अलग है। तो ये 15-20 दिन में आपकी अगर तैयारी अगर बेहतर करनी है तो हम 1 महीने में ये चीजें हटा के सब साइड में कर देंगे, ठीक है। 30% है जो केमिस्ट्री में बोल रहे हैं कौन कह रहा ना ये खाए? 20 नंबर की आएगी केमिस्ट्री, 20 नंबर की आएगी और सबसे ज्यादा आएगी फिजिक्स, उसके बाद बायोलॉजी। केमिस्ट्री सबसे कम आएगी। हाँ 25-25 नंबर ऐसे आती है बायोलॉजी और फिजिक्स, 50 ये हो गए, और या मतलब 30-30 के ऐसे हो सकती है। 20 नंबर सबसे कम केमिस्ट्री आती है, लेकिन केमिस्ट्री अच्छा खासा ऐसी तैसी कर देगी। बायोलॉजी वगैरह और फिजिक्स आएगी ज्यादा, न्यूमेरिकल वगैरह। जो चीजें बताई ये चीजें रिवीजन करना जाके घर पे, ठीक है। और पौड़े होके आना, जितना बताएं उतना तैयार करके आना जरूर, ठीक। हूँ नहीं ये त्रिभुज वगैरह और ये वाला, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार। और पढ़ते रहिए।